आया गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैसे कुछ चीजें पढ़ी थी जो नेजल कैविटी के हवाले से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल नेजल कैविटी, वहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंक्स जो कॉमन है फॉर एयर एंड फूड, उसके बाद यकीनन एक लैरिंक्स पार्ट होता है और लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया और विंड पाइप, उसके बाद जैसे आगे ट्यूब्स हैं दो, जैसे अलग अलग राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर प्राइमरी ब्रांकस के बाद सेकेंडरी, टर्शियरी और देन ब्रांक्यूल्स के बाद आगे एल्वियुलर डक्ट और देन जो है आगे यकीनन जैसे जो फाइनल यहाँ पे एक्चुअल जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है वो अल्वियोलाई कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं सिंपली एयर सैक भी कहते हैं, जहाँ भी एक्चुअल गैस एक्सचेंज का अमल होता है। बहरहाल हम जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे पढ़ रहे थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें जैसे नोज के अंदर हेयर्स है, म्यूकस है, सीलिया है। म्यूकस एंड सीलिया का काम क्या था? दे फिल्टर द एयर, प्रिवेंट द एंट्री फ्रॉम एनी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन। यानी पहला एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटजी है कि इसी नोज के अंदर जो हेयर्स भी है, सीलिया भी है, ताकि कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल अदर देन एयर जो है इंटर ना हो सके। उसके बावजूद भी जैसे अगर आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल वगैरह इंटर होती है तो जैसे म्यूकस भी मौजूद है, सीलिया भी मौजूद है। म्यूकस एक तरह से मॉइस्चर्स है एयर, ये इसका भी यही रोल है। प्लस में हमने यही भी देखा कि म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो होते हैं यकीनन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और म्यूकस का काम होता है टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ट्रैप करना। और देन सीलिया की बीटिंग की एक्शन की वजह से वो पार्टिकल्स जो है हमारे एयर पैसेज वे के अंदर इंटर आगे नहीं होते। इसी तरह से ब्लड कैपिलरीज का भी काफी सारा नेटवर्क है म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, और इनका काम जैसे यही होता है कि अप टू द 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है थोड़ा सा एयर को वार्म कर सकते हैं ये ब्लड कैपिलरीज। इसी तरह से हम थोड़ी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे नेक्स्ट, जो हमने इलस्ट्रेशन भी देखी थी जिस तरह से जैसे both the nostrils and nasal cavities are lined by ciliated mucous membrane। ciliated mucous membrane जैसे एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल है और ये ग्रीन कलर की लाइक जो पॉइंट नजर आ रही है ये म्यूकस है। इसी तरह से म्यूकस रिलीज्ड फ्रॉम द सेल्स यूज्ड टू ट्रैप डर्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करने में ये म्यूकस का रोल होता है। इसी तरह से सीलिया सेल्स जैसे एक ऐसे सेल्स है जिनकी लाइनिंग में जैसे सीलिया मौजूद है विद टाइनी हेयर्स टू मूव म्यूकस आउट ऑफ योर लंग्स। इसी तरह से जो है इनकी बीटिंग की वजह से जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजन वगैरह थे जिनको ट्रैप जैसे म्यूकस ने किया था उसको जो है रिमूव करने के लिए ये सीलिया यूज होते हैं। ठीक है, बोथ नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटीज उन दोनों के अंदर जैसे सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस प्रोड्यूस करना, सीलिएटेड लफ्ज जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है हैविंग सीलिया, जिसका मतलब है कि जिसमें सीलिया मौजूद है। जैसे आपको पता है जैसे फर्स्ट ईयर में फाइलम प्रोटोजोआ के हवाले से आपने जैसे सीलिएट, क्लास सीलिएटा पढ़ी है, हैविंग सीलिया जैसे पैरामेशियम के लाइक बॉडी के ऊपर एंटायर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, तो ये इसे सीलिएटेड। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फेरिंक्स, एंड फेरिंक्स इज कोन शेप पैसेजवे लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। जैसे आपको पता है कि जो फेरिंक्स है कॉमन फॉर एयर भी जैसे उसके इसमें आती है, और कॉमन फॉर फूड जो च्यूड फूड होता है बोलस है, दोनों जो आगे फेरिंक्स के अंदर इंटर होते हैं। फेरिंक्स के बाद आगे आपको पता है कि दो अलग अलग पैसेजवेज है, अलग अलग पैसेजवेज कौन से, एक तरफ से जैसे ट्रैकिया विंड पाइप है और दूसरे तरफ से इसोफेगस है। तो इसोफेगस के जरिए फूड पास होगा और ट्रैकिया उसके जरिए ओनली एंड ओनली एयर, और इसके अंदर जो है फूड पास होता है। बट फेरिंक्स एक ऐसी पॉइंट है दैट इज कॉमन फॉर फूड एज वेल एज एयर। फूड और एयर दोनों के लिए जो कॉमन पॉइंट है
that is called as pharynx. Cone shaped है passageway leading from the oral and nasal cavities, because oral refers to mouth और nasal cavity जैसे आपको पता है external nostrils और then nasal cavity और internal nostrils. internal nostrils के बाद then जो है pharynx का पार्ट आता है. यानी ये जो nasal cavity से भी एयर जैसे अल्टीमेटली यहाँ से जो pharynx में आई और ओरल कैविटी यानी माउथ से जैसे आगे जो है च्यूड फूड भी जैसे इस फेरिक्स पार्ट तक आता है. आगे जैसे आप देखिए लीड्स टू आगे कहा जाता है, आगे जिस तरह फेरिक्स से आगे इसोफेगस में इंटर हो सकती है ये फेरिक्स या लैरिंक्स में, जिससे फूड होता है. आपको पता है कि फूड किस में इंटर होता है, फूड इसोफेगस में. एयर किस में इंटर होगी, एयर जो है जो है लैरिंक्स के अंदर. लैरिंक्स के थ्रू जो है ट्रेकिया और विंड पाइप में इंटर होगी. लैरिंक्स के थ्रू ट्रेकिया और विंड पाइप. और लैरिंक्स को कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. लैरिंक्स इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स because sound is produced in larynx. Sound is produced in larynx. इसी तरह से ये जस्ट इंट्रो है कि लाइक फेरिक्स है क्या, कौन शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ से आती है, जिससे नेजल कैविटी से भी आती है. ये जो आपकी लीड नेजल कैविटी से फेरिक्स पार्ट तक. इसी तरह से ओरल कैविटी से भी फेरिक्स लीडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी टू इसोफेगस एंड लैरिंक्स. फेरिक्स इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम जैसे जीआईटी के पार्ट्स देखें, माउथ, ओरल कैविटी के बाद फेरिक्स के बाद इसोफेगस के बाद स्टमक पार्ट, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद टर्मिनल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज एनस. बट अगर हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, उनकी अगर ऐसे पाथ को देखें तब भी जैसे बीच में फेरिक्स पार्ट जरूर आता है. जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, देन फेरिक्स के बाद लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल्स और देन फाइनली अल्विलाई. तो ये दोनों सिस्टम का ये पार्ट हुआ. फेरिक्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और इसकी जो 3 सेक्शंस है ह्यूमन के हवाले से, इसमें 3 सेक्शन है. कौन से? नेजोफेरिक्स. जहां भी नेजो लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये नेजो जैसे नेजल कैविटी या नोज उसको रेफर करता है. ओरो रेफर्स टू ओरल कैविटी, उसको शो करता है. लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंक्स, यानी फेरिक्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी से रिलेटेड है. फेरिक्स का वो पार्ट जो माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी से रिलेटेड है. फेरिक्स का वो पार्ट जो लैरिंक्स से रिलेटेड है. तो इस तरह से 3 सेक्शन होते हैं. और बायोलॉजिकल मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं. जैसे आप टर्म को देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टर्म किसको रेफर कर रहा है. जैसे नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लैरिंक्स को शो करता है. नेजो नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को शो करता है. इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि ये तीनों पार्ट इनकी लाइक तीनों जो सेक्शंस हैं इनकी लोकेशन क्या है, किस तरह से ये 3 सेक्शंस है. जैसे सबसे पहले जैसे नेजोफेरिक्स, नेजो रेफर्स टू जैसे नेजल कैविटी. जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जैसे आपको छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं. और देन जो है ये नेजल कैविटी है. नेजल कैविटी के पास जो है उसके साथ जो लिंक्ड है फेरिक्स का पार्ट, उसे हम कहेंगे नेजोफेरिक्स, उसे हम कहेंगे नेजोफेरिक्स. इसी तरह से ये ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी से जो पार्ट रिलेटेड है ये जैसे ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है ये ओरोफेरिक्स है. इसी तरह से तीसरा पार्ट जो है यकीनन जो लैरिंक्स पार्ट से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे लैरिंक्स पार्ट से रिलेटेड होगा, उसे हम कहेंगे लैरिंगोफेरिक्स. तो नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिक्स. बिकॉज फेरिक्स के जैसे 3 सेक्शन हुए, तो एक जैसे नेजल कैविटी से तो नेजोफेरिक्स, ओरल कैविटी से ओरोफेरिक्स, और आगे नेक्स्ट जो लीड करता है फेरिक्स, जैसे आपको पता है कि हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से देखें तो यकीनन आगे जो है फेरिक्स के बाद लैरिंक्स रीजन आता है. तो उस सेक्शन को हम कहेंगे लैरिंगोफेरिक्स. दैट सेक्शन इज कॉल्ड द लैरिंगोफेरिक्स. ठीक है, होपफुली आपने ये 3 सेक्शन को समझ लिया होगा कि किस तरह से ये 3 सेक्शंस है. नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरिंगोफेरिक्स. नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिक्स. ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आते हैं. और यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आप नोट कर लें क्योंकि नेक्स्ट इसकी हेडिंग आने वाली है
एपिग्लाटिस। ये जो एक फ्लैप है, कार्टिलेज का फ्लैप है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लाटिस। इस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज को हम कहेंगे एपिग्लाटिस कहेंगे। ठीक है, ये एपिग्लाटिस सेक्शन को आप नोट करेंगे। एपिग्लाटिस जैसे कहाँ पे होता है, एपिग्लाटिस एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, हमेशा रेज्ड होता है, एलिवेटेड कंडीशन पे होता है, तो हम जो है ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जब ये डाउन हो जाता है तो गिलाटिस ओपनिंग को ये क्लोज कर देता है। तो उस वक्त गिलाटिस ओपनिंग जब क्लोज होती है जरूरी होती है, क्यों कि जब भी हम कोई चीज सवालो करते हैं, सवाल्विंग एक्शन करते हैं, या कोई हम पानी पीते हैं, लिक्विड इंटेक करते हैं या फूड इंटेक करते हैं, तो उस वक्त जो है ये लाइक लैरिंक्स पार्ट है। लैरिंक्स एक्चुअली है क्या, लैरिंक्स का वो सेक्शन है जिसमें जैसे दो वोकल कार्ड्स है और उनके दरमियान जो स्पेस या गैप बनेगा उसे गिलाटिस कहेंगे। तो ये गिलाटिस ओपनिंग होता है, ओपनिंग होता है जिसके जरिए जैसे एयर ट्रेकिया के अंदर जाती है। तो इस गिलाटिस को क्लोज करने का काम ये कार्टिलेज का फ्लैप होता है, जिसका नेम होता है एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप है जो गिलाटिस ओपनिंग होता है। जैसे यहाँ पे हम नोट करते हैं कि गिलाटिस क्या है, गिलाटिस इज जस्ट ओपनिंग है दैट लीड्स इनटू, ओपनिंग की मीनिंग होती है सुराख, लीड्स इनटू, ये आगे जो है ट्रेकिया और विंड पाइप में जाता है और इसके जरिए ट्रेकिया और विंड पाइप में जैसे एयर जाती है, दाखिल होती है। और गिलाटिस क्या है, नथिंग बट दो वोकल कार्ड्स है, उनके दरमियान जो स्पेस बनता है दो वोकल कार्ड्स के दरमियान, जैसे ये वोकल कार्ड है एक और ये वोकल कार्ड। वोकल कार्ड जो है साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम कहते हैं वोकल कार्ड्स कहते हैं। इनके दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज गिलाटिस। इस स्पेस को हम कहेंगे गिलाटिस। इलस्ट्रेशन पे देखते हैं आगे। और इस गिलाटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप है, लीफ लाइक लीफ शेप की एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है। तो ये जब इनको क्लोज कर देता है तो एयर जो है ये एयर ट्यूब जो है वो यकीनन अब एयर पास नहीं हो सकेगी एयर ट्यूब के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, और देन फूड को एक रास्ता मिलेगा कि फेरेंक्स से इसोफेगस में जाए। अदरवाइज हर वक्त ये जो है एपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है, रेस्ड पोजीशन में होता है, ताकि जो है गिलाटिस ओपन रहे, चाहे भले हम सोए हो कुछ भी हो, बट ये जो है गिलाटिस ओपन रहता है ताकि एयर जो है मुसलसल जो है ट्रेकिया और विंड पाइप में जाती रहे। एयर ट्रेकिया और विंड पाइप में जाती रहे, उसके लिए क्या होता है कि गिलाटिस जो है हमेशा एलिवेटेड पोजीशन, स्वाल्विंग एक्शन होती है। तो उस वजह से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे पढ़ा है, स्वाल्विंग एक्शन की वजह से ये जो है जिससे डाउन हो जाता है तो फिर गिलाटिस क्लोज हो जाती है। गिलाटिस क्लोज होने की वजह से एयर ट्यूब में फर्दर पास नहीं होती है। तो आगे आते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन में आगे नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से एपिग्लाटिस की जो लोकेशन या पोजीशन है। एपिग्लाटिस जैसे यकीनन जैसे आप देखिए लैरिंगोफेरिंक्स का रीजन है, लैरिंगोफेरिंक्स का रीजन जो अभी हमने पढ़ा ये लैरिंगोफेरिंक्स का रीजन है। इसमें एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जिसे हम कहेंगे एपिग्लाटिस कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पे होंगे तो यकीनन जो ट्रेकिया और विंड पाइप है ये फ्रंट पे, और उसके बैक साइड में जैसे ये इसोफेगस मौजूद है। और इसी तरह से एक बड़ी प्रोमिनेंस एक रीजन के अंदर निकली हुई एक लाइक कार्टिलेज होता है, इसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। ये जो बड़ा कार्टिलेज है इस जगह पे, इस कार्टिलेज को कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद जैसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एपिग्लाटिस। इसे हम कहते हैं एपिग्लाटिस। ऐसे नजर लाइक जो फ्रंट साइड फ्रंट व्यू है, और इसका काम होता है जैसे ये एयर है, एयर वे है, इसको हमेशा जब ये एलिवेटेड होता है तो ये जैसे रेस्ट होता है और एयर जो है एयर पैसेज वे आगे ट्रेकिया में दाखिल होती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए ये एपिग्लाटिस है, जैसे आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन एक नजर आ रही है एपिग्लाटिस है, और आगे जैसे मीन्स यकीनन आगे लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स है जिसकी ये ओपनिंग हमेशा ओपन होती है। तो ये लैरिंक्स ओपनिंग है, वॉइस बॉक्स जैसे, तो यकीनन इस लैरिंक्स का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड गिलाटिस। उस ओपनिंग को हम कहते हैं गिलाटिस कहते हैं। और ये गिलाटिस कैसे बनता है, जैसे दो वोकल कार्ड्स है उनके दरमियान जो स्पेस और गैप है दिस इज कॉल्ड गिलाटिस। और एक उसके ऊपर कार्टिलेज का फ्लैप होता है, दिस कार्टिलेज फ्लैप इज कॉल्ड एज एपिग्लाटिस। उसे हम कहते हैं एपिग्लाटिस कहते हैं। एपिग्लाटिस जब एलिवेटेड पोजीशन में होगा तो यानी गिलाटिस ओपन हो गया, अगर एपिग्लाटिस डाउन होगा तो ये गिलाटिस क्लोज हो जाती है, तो ये गिलाटिस क्लोज हो जाता है। इस तरह से जो है खुद ब खुद एक ऑटोनॉमस मैकेनिज्म होती है। जब भी स्वाल्विंग एक्शन होता है तो एक स्वाल्विंग एक्शन होता है तो उस वक्त गिलाटिस जो है डाउन होती है, इस वजह से
एयर पैसेज वे क्लोज होता है। आगे एक और भी इलस्ट्रेशन हम कोशिश करेंगे कि आप यकीनन थोड़े से सीख जाए। उसके बाद जैसे लोअर रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर जैसे लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रांकाई है और लंग्स आ जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इससे जो अबव के जो पार्ट थे उसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमने, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने शुरू में पहली डायग्राम के अंदर, पहली हेडिंग के अंदर हमने पढ़े थे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन से पार्ट है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंक्स पार्ट है। फेरिंक्स पार्ट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। किन किन बुक्स में लैरिंक्स भी इंक्लूड है, बट हम अपने बुक के हवाले से तो लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रांकाई और लंग्स जो है ये कहलाएंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अभी से। तो लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स enlargement in the airways at the top of the trachea। जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया और विंड पाइप, और उसके टॉप पे थोड़ी सी इलार्जमेंट है। इलार्जमेंट की मीनिंग है थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, तो इसे इलार्जमेंट को हम कहते हैं थोड़े से, ये ट्रेकिया और विंड पाइप। और इसके टॉप पे जैसे एक थोड़ी इलार्जमेंट है, जैसे इलार्जमेंट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स, इसे हम कहते हैं लैरिंक्स कहते हैं। बिलो द फेरिंक्स, यकीनन जैसे हमें जैसे पता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है लैरिंगोफेरिक्स रीजन है। लैरिंगोफेरिक्स के बाद फेरिंक्स रीजन आता है, तो ये किससे? बिलो द फेरिंक्स रीजन है। और लैरिंक्स इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, लैरिंक्स बनी हुई किसकी है? मसल्स एंड कार्टिलेज की बनी हुई। लैरिंक्स मसल्स भी है प्लस में कार्टिलेज है, और वन ऑफ द कार्टिलेज उसका नेम है एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस के अंदर जो है खास तौर पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है। एपिग्लॉटिस जैसे हम जनरली कहते हैं फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, यानी उसमें कार्टिलेज का भी एक टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। लीफ शेप्ड एक फ्लैप होता है जिससे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस दिस स्ट्रक्चर स्टेट्स अपराइट। स्टेट्स अपराइट की मीनिंग होती है एलिवेटेड पोजीशन में, रेज्ड पोजीशन में, हमेशा जैसे इस तरह से होते हैं ताकि एयर है वो पास होती रहे। अलाउस एयर टू एंटर इनटू द लैरिंक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे एपिग्लॉटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होगा, रेज्ड पोजीशन में होगा, अपराइट पोजीशन में होगा, ताकि इसमें जो है लाइक एयर जो है फेरिंक्स से लैरिंक्स और देन ट्रेकिया में जाती रहे। ड्यूरिंग स्वॉल्विंग हावर लैरिंक्स रेज होती है, ठीक है। एपिग्लॉटिस तो हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होगा, बट लैरिंक्स रेज होगी एंड एपिग्लॉटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड। उसकी वजह से एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड प्रेस होता है। ये कब? जब स्वॉल्विंग मैकेनिज्म होगी। उसके अलावा हमेशा ये अपराइट होता है, एलिवेटेड पोजीशन में होता है। यही सेम पॉइंट्स हमने स्वॉल्विंग मैकेनिज्म में भी पढ़े, स्वॉल्विंग मैकेनिज्म में भी इसको डिस्कस किया है कि एपिग्लॉटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होगा, अपराइट होगा, ताकि एयर ट्यूब जो है उसके अंदर एयर पास होती रहे, ग्लॉटिस ओपन होता रहे। और जब भी जैसे स्वॉल्विंग करेंगे तो लैरिंक्स थोड़ी सी रेज होती है एंड एपिग्लॉटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड। तो इस वजह से जो है लैरिंक्स यकीनन उसका जो ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है, और फूड जो होता है वो पास होता है किसके अंदर? फूड पास होता है इसोफेगस के अंदर। एज अ रिजल्ट एपिग्लॉटिस पार्शियली कवर्स द ओपनिंग इनटू द लैरिंक्स। और ओपनिंग का नेम क्या है? इस ओपनिंग का नेम है, यू नो वेरी वेल, ग्लॉटिस है। और ग्लॉटिस को ये क्लोज कर देते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एयर बेसिकली। बिकॉज हम कोई फूड या लिक्विड जैसे इंटेक कर रहे हैं, सवालों कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है इसको एयर पैसेज वे में सवाई एयर की कोई और चीज ना दाखिल हो। जिससे अगर हमने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ये टोटली ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं, और इसमें जैसे कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आपको याद होगा हमने ऐसे डिस्कस किया था कि अगर हम कंसंट्रेशन से स्वॉल्विंग एक्शन नहीं करेंगे तो कभी कभार ये होता है कि जैसे एयर पैसेज वे है उसके ऊपर जो है एपिग्लॉटिस सही तौर पे जैसे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज नहीं आता है, और एयर पैसेज वे थोड़ा सा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी खाना या लिक्विड होती है वो एयर ट्यूब में जाता है। फिर भी नेचर के पास एक थोड़ा सा जैसे बैलेंस ये है कि एक कफिंग रिफ्लेक्स होती है। आपको पता है कि जब भी जैसे एयर पैसेज वे में यहाँ पे
या लेरिक्स पार्ट के अंदर जैसे फूड या पानी आता है तो जोरदार एक किस्म की कफिंग होती है, पावरफुल कफिंग रिफ्लेक्स होता है। एक पावरफुल कफिंग रिफ्लेक्स है जिसकी वजह, यानी ऐसे नहीं है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से कफिंग हुई है, ऐसे नहीं है कि हमारी चॉइस की वजह से कफिंग हो रही है, बट ये एक रिफ्लेक्स होता है, पावरफुल रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से कोई भी वो खाने की अगर पीसेस है या वाटर है वो जो है बाहर आ सकता है या इसोफेगस के अंदर वापस जा सकता है। तो बहरहाल ये जो इस तरह से एक ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म है, एपिग्लॉटिस कवर्स द ओपनिंग दैट इज द ग्लॉटिस, opening of the larynx, it helps to prevent the food and liquid from entering into the air passageway. तो opening of larynx is called as glottis। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लॉटिस क्या है, नथिंग, ये एक जैसे ओपनिंग तो है बट ये कैसे बना हुआ है, ये दो वोकल कार्ड्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस और गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। और वोकल कार्ड्स होते हैं जहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जैसे जनरली बोलते हैं लैरिक्स, उसके अंदर वोकल कार्ड्स होती है जो स्ट्रेच होती है, इस वजह से वोकलाइजेशन या साउंड प्रोडक्शन का जो अमल होता है, वोकलाइजेशन और साउंड प्रोडक्शन। तो ओपनिंग ऑफ लैरिक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है डेफिनेशन वाइज है, ग्लॉटिस का क्वेश्चन जो है डेफिनेशन वाइज आ सकता है, द ओपनिंग ऑफ लैरिक्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। इसी तरह से अगर हम कहें कि जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एपिग्लॉटिस क्या पोजीशन होगी, अगर हम सवाल्विंग करेंगे तो एपिग्लॉटिस की क्या पोजीशन होगी। दो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इनको छोटी सी पॉइंट के जरिए आप इनको याद कर सकते हैं, एपिग्लॉटिस के हवाले से आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं एपिग्लॉटिस के हवाले से, जैसे देखते हैं कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस क्या होते हैं। जैसे यकीनन जैसे ये जो नेक के अंदर एक बड़ा कार्टिलेज इस तरह से आपको नजर आता है, ये इसे हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज। और इसके बिल्कुल सेंटर में खास तौर पे जैसे जो मेल्स होते हैं उनमें बिल्कुल सेंट्रल ये लाइन एक होती है, इसे हम कहते हैं लैरिंगोप्रोमिनेंस। लैरिंगोप्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस की मीनिंग है थोड़ा सा उभरा हुआ वैसा रेज्ड पार्ट, तो ये लैरिंगोप्रोमिनेंस है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है, क्योंकि ये लैरिंग्स का पार्ट है, ओवरऑल दिस पार्ट लैरिंग्स का पार्ट है। लैरिंग्स को कवर करने के लिए जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। और यहाँ पे नेक रीजन के अंदर हमने पढ़ा है एंडोस्केलेटन के हवाले से, एक सिंगल बोन होती है जिसका नेम होता है हायोड बोन, सिंगल बोन है दैट इज कॉल्ड हायोड बोन। और ये हायोड बोन है जिसका दूसरी किसी भी बोन के साथ लिंक या रिलेशनशिप नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद जैसे लैरिंग्स पार्ट के बाद जैसे नेक्स्ट पार्ट आता है उसका नेम होता है ट्रेकिया, इसे विंड पाइप, जैसे सिंपली हम कहते हैं ट्रेकिया और विंड पाइप कहते हैं, ट्रेकिया और विंड पाइप कहते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ट्रेकिया का जो लाइक जो उसकी टिप होती है थोड़ी सी वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट जैसे ट्रेकिया और इसके टिप पे जो वाइडर पार्ट है दिस इज कॉल्ड द लैरिंक्स, उसे लैरिंक्स कहते हैं। ये पूरा जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द लैरिंक्स। और अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था लैरिंक्स के अंदर एक मसल्स होती है, दूसरे कार्टिलेज, ये भी हमने डिस्कस किया था, कार्टिलेज मसल्स एंड कार्टिलेज। इसमें कार्टिलेज यहाँ पे कवर है, फ्लैप है दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और फ्रंट पे जैसे एक कार्टिलेज है जिसका नेम है थायराइड कार्टिलेज है, और थायराइड कार्टिलेज के सेंटर में जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस होती है, लैरिंजियल प्रोमिनेंस। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि इस ट्यूब को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज की रिंग्स भी होती है, जैसे ये कार्टिलेज टॉप पे होता है उसका नेम है क्रीक्वाइड कार्टिलेज। उसके बाद ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स किस तरह से होती है जिन्हें कहते हैं ट्रैकियल कार्टिलेज कहते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। ओवरऑल ये जो पार्ट है जो ये एक रीजन के अंदर जो नजर आने वाला पार्ट है वही सेम है। और इसके अंदर जैसे आप नोट करेंगे या सीखेंगे एक लैरिंक्स पार्ट, ये सारा जो लैरिंक्स का रीजन है, लैरिंक्स के नीचे जो है ट्रेकिया। लैरिंक्स जैसे फ्रंटल व्यू पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कार्टिलेज नजर आता है जिसे कहेंगे थायराइड कार्टिलेज, जैसे ये थायराइड कार्टिलेज है। और उसके अंदर सेंट्रल पार्ट ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस है। और ये सिंगल बोन है, यहाँ पे इस बोन का नेम होता है हायोड बोन। और यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस यकीनन क्या करेगा, ये जो ग्लॉटिस ओपनिंग है जैसे आप देखें ये वोकल कार्ड है, ये एक वोकल कार्ड, ये दूसरी वोकल कार्ड, दो वोकल कार्ड्स है। और इस ओपनिंग को हम कहेंगे ट्रेकिया कहेंगे। और ट्रेकिया के बाद इट लीड्स इनटू द ट्रेकिया के बाद आगे जो है
सॉरी इस गिलाटस के बाद दैट लीड्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप, आगे विंड पाइप। और ये जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, दिस फ्लैप ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द एपिग्लाटिस, इसे हम कहते हैं एपिग्लाटिस कहते हैं। ठीक है, ये एपिग्लाटिस जैसे एपिग्लाटिस डाउन हो जाता है तो यकीनन गिलाटिस को जो है ये जो क्लोज कर देंगे और उसके बाद जो ईयर पास नहीं हो सकती। तो ये जो जिस तरह से कार्टिलेज है, दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लाटिस। तो इसी तरह से ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड गिलाटिस। इलस्ट्रेशन के हवाले से जैसे अभी हमने नोट किया था और टेक्स्ट में भी नोट किया था, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड गिलाटिस। लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द लैरिंक्स देयर आर टू वोकल कार्ड्स। लैरिंक्स के अंदर दो वोकल कार्ड है, एक वोकल कार्ड और ये दूसरी वोकल कार्ड, दो वोकल कार्ड्स हैं एंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन जैसे एक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, जिसको हम कहेंगे कि साउंड प्रोड्यूसिंग जो का प्रोसेस होता है, अमल होता है, उससे हम कहते हैं वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन रेफर्स टू साउंड प्रोडक्शन और जैसे वो कौन रेगुलेट करता है, दैट इज वोकल कार्ड्स। वोकल कार्ड्स के दरमियान जो गैप या स्पेस बना है, इस गैप और स्पेस इज कॉल्ड एज गिलाटिस। और गिलाटिस के बाद आगे जो इट लीड्स टू द ट्रेकिया और विंड पाइप, तो उसे हम कहेंगे ट्रेकिया और विंड पाइप। एक और इलस्ट्रेशन में आते हैं कि जैसे देखते हैं कि जैसे ये दो वोकल कार्ड्स हैं, जैसे एक वोकल कार्ड और ये दूसरी वोकल कार्ड, एक वोकल कार्ड दूसरी वोकल कार्ड, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम कहेंगे गिलाटिस कहेंगे। और उसके बाद अंदर गिलाटिस के बाद जैसे यकीनन आगे जो अंदर जो एक ट्यूब और पाइप, जिसे आप कहें विंड पाइप कहें, कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप, और जैसे बायोलॉजिकली इट इज कॉल्ड ट्रेकिया, वो आगे ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। और ये जो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है इससे कहते हैं एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस जैसे डाउन हो जाता है तो गिलाटिस ओपनिंग क्लोज हो जाता है। यकीनन थोड़ा सा आपने सीख लिया होगा कि एपिग्लाटिस क्या होता है, और ये सबसे बड़ी इलस्ट्रेशन है, डायग्राम है, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि हाउ एपिग्लाटिस जो है क्लोजेस द गिलाटिस को क्लोज करता है। होपफुली आपने समझ लिया। इसके बावजूद भी जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे पढ़ा था, आप देखिए कि एपिग्लाटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है। एपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है या अप होता है, तो उसकी वजह से जो ये नॉस्ट्रल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद ये फेरिंक्स है, और फेरिंक्स के बाद जैसे ईयर है, वो ईयर हमेशा जैसे ईयर का गिलाटिस पार्ट है जो ओपन होता है, और इसकी वजह से ईयर जो है लंग्स की तरफ जा रही होती है। ठीक है, ट्रेकिया और विंड पाइप ये जो है आगे उसके जरिए जो ये लैरिंक्स पार्ट हुआ और यहाँ पे ओपनिंग होगा, उसका नेम होगा, ओपनिंग का नेम होगा गिलाटिस, और इस गिलाटिस ओपन रहेगा और ईयर जाएगी लाइक लंग्स के अंदर। बट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखते हैं सवाल्विंग मैकेनिज्म हो रही है, तो ओरल कैविटी के अंदर फूड और बोलस मौजूद है। तो जैसे ये बोलस जैसे यहाँ पे फेरिंक्स से नीचे आएगा, तो आप जैसे देखिए एपिग्लाटिस डाउन हो गया है, तो गिलाटिस अप हो जाती है, गिलाटिस अप हो गई जिसकी वजह से गिलाटिस क्लोज हो गई। गिलाटिस ये क्लोज हो गई तो यानी यहाँ पे हम जो है एयर जो है इस ट्रेकिया के अंदर नहीं आएगी। उसके रिजल्ट में जैसे ये जो ओरल कैविटी से बोलस होगा या फूड होगा, ये इसोफेगस में जाएगा, इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और ये इसोफेगस के अंदर जाएगा, ये पाथवे। तो इसी तरह से आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर पानी का गिलास है या बॉटल है, हम एक ही जैसे सांस में, जैसे लेमन्स लैंग्वेज में बात करते हैं, जब एक ही सांस में जैसे पीते हैं तो आपको पता है कि एक उसके बाद एहसास होता है कि हमारा सांस रुक गया है, तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जैसे एक ब्रीद लेते हैं कि हमारा सांस रुक गया था। वाई? बिकॉज उस वक्त इस दौरान जब भी हम कोई चीज खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, तो ये गिलाटिस ओपनिंग जो है ये क्लोज हो जाता है। गिलाटिस ओपनिंग जब क्लोज हो जाता है, जब हम कोई खा रहे होते हैं, कोई चीज या पी रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस वक्त ये क्लोज हो जाता है। इतनी देर तक हम ब्रीदिंग स्टॉप नहीं कर सकते, इस वजह से जरूरत पड़ती है कि डीप ब्रीद लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, ऑक्सीजन इतनी अंदर आए, तो इस वजह से होता है। ठीक है, ये ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये दोनों में जैसे आपने यकीनन जैसे देखी होगी, कोई सेम मैकेनिज्म है कि हाउ गिलाटिस ओपन और क्लोज होती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रेकिया और विंड पाइप के हवाले से आते हैं। ट्रेकिया और विंड पाइप सिंपली इट इज कॉमनली कॉल्ड एज विंड पाइप हम इसे कहते हैं, और बायोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रेकिया। मेम्ब्रेनस ट्यूब है, इट इज मेम्ब्रेनस ट्यूब है, कंसिस्टेड ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू, जिसमें स्मूथ मसल्स भी है और इसमें
15 to 20 सी शेप पीसेस ऑफ कार्टिलेज है। सी शेप कैसे बनती है, जैसे आप देखिए ये सी लिखा हुआ, ये कार्टिलेज की रिंग है, सी शेप कार्टिलेज। ये यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे मसल्स है, ट्रेकियल मसल्स है, इस जगह पे ट्रेकियल मसल्स है, और ये जो है ये ट्रेकियल मसल्स है, ये ट्रेकियल मसल्स है। इन मसल्स को हम कहेंगे ये ट्रेकियल मसल्स है, बट ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये सी शेप हुआ, सी शेप कार्टिलेजिनस। इसकी बैक साइड पे जैसे आप देखिए यकीनन बैक साइड पे आपको इसोफेगस नजर आएगा, इसके साथ साथ जो है इसोफेगस ओपनिंग है, ये ल्यूमन है, इसका इसोफेगस है, और ये इसोफेगस आपको पता है जिससे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब कहते हैं। बट फ्रंट पे जैसे क्या है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया और विंड पाइप है जिसमें ऐसी सी शेप्ड रिंग्स है, जैसे ओवरऑल जैसे ये ट्रेकिया और विंड पाइप है, फ्रंटल व्यू आप ऐसे जस्ट स्ट्रेट ट्यूब, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। तो इसमें कितनी ऐसी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी, 15 से 20 तक कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। सी शेप किस तरह से, सी जैसे फ्रंट से होता हुआ सी बनेगा, और यहाँ पे जैसे मसल्स होंगे, और बैक साइड पे उसके जो है देन इसोफेगस होता है, इसोफेगस होगा। तो ये स्ट्रेट ट्यूब है, दिस स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड द ट्रेकिया, बिकॉज़ इससे टॉप पे आपने देखा लैरिंक्स है, ये एपिग्लॉटिस था, और ये जो है जैसे थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हुई। और उसके बाद जैसे ये सारा पार्ट जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड द ट्रैकिया और विंड पाइप। तो इसके अंदर एक की क्वेश्चन है या मेन क्वेश्चन है कि ये इसके अंदर 15 to 20 सी शेप्ड पीसेस ऑफ कार्टिलेज है, ये इस पाइप के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आते हैं कि आगे जैसे पाथवे के हवाले से, एयर पैसेजवे के हवाले से, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकाई। जैसे ये प्राइमरी ब्रांकाई है, जैसे ये ट्रैकिया और विंड पाइप है, उसके बाद ये प्राइमरी ब्रांकस, ये प्राइमरी ब्रांकस। प्राइमरी ब्रांकस, हर एक प्राइमरी ब्रांकस दैट लीड्स इनटू द लंग्स, एक राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग। ब्रांकस लीड्स इनटू द इंटर्स इनटू द लंग, एक राइट लंग में और दूसरा लेफ्ट लंग। जैसे ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ट्रैकिया और विंड पाइप, ये पार्ट हुआ लैरिंक्स का। और इसी तरह से जो ब्रांकस है जिसे हम कहते हैं, जिससे प्राइमरी ब्रांकस भी कहते हैं, मेन जो ब्रांकस है ट्रैकिया के बाद जो दो ब्रांचेस में मेन डिवाइड होता है, बिकॉज इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा, प्राइमरी का बड़ा होगा, सेकेंडरी का जैसे और छोटा होगा, टर्शरी का और भी छोटा होगा। इसी तरह से इन पाइप्स या ट्यूब्स की जो है डायमीटर है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, जितनी ज्यादा आगे ब्रांचेस बनती जाएंगी इतना ही डायमीटर आगे इनका कम होता जाएगा। तो आप जैसे नेक्स्ट देखिए कि प्राइमरी ब्रांकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रांकाई। ब्रांकस सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है ब्रांकाई। ब्रांकस जो है सिंगुलर, BRON, ब्रांकस जो सिंगुलर है, और प्लूरल इनका होता है ब्रांकाई। यूएस की जगह पे आई एड होता है आखिर में, तो ये प्लूरल हो जाता है ब्रांकाई। तो प्राइमरी ब्रांकाई किसमें डिवाइड होंगे, डिवाइड का मतलब है आगे इनका डायमीटर जो है कम होगा। जैसे आप देखिए ये प्राइमरी ब्रांकस था, आगे कितने जो है सेकेंडरी ब्रांकाई बनेगी। जैसे ये ग्रीन कलर की आपको इलस्ट्रेशन नजर आ रही है, इससे सेकेंडरी ब्रांकाई, ये सेकेंडरी ब्रांकाई और ये सेकेंडरी ब्रांकाई। प्राइमरी ब्रांकस ये है मेन ब्रांकस, उसके बाद उसमें 3 सेकेंडरी ब्रांकस, जैसे देयर आर 2 सेकेंडरी ब्रांकाई ऑन द लेफ्ट लंग। जैसे ये प्राइमरी ब्रांकस था, उसमें एक ये सेकेंडरी और ये एक सेकेंडरी, इसे हम कहेंगे लेफ्ट लंग के अंदर जैसे 2 सेकेंडरी ब्रांकाई, बट राइट लंग के अंदर 3 इन द राइट लंग। जैसे किस तरह से आपको ग्रीन कलर की जैसे आपको इलस्ट्रेशन नजर आ रही है, 1 2 3 राइट लंग के अंदर, इसी तरह से जो है 3 जो सेकेंडरी ब्रांकाई इन द राइट लंग, और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर जैसे ऐसे 2 ब्रांकाई, 2 जो है लेफ्ट के अंदर सेकेंडरी ब्रांकाई इनटू द लेफ्ट लंग, ये उसमें ब्रांचेस होंगी, वो 2 होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टोकी टाइप के सवाल है, आप नोट करेंगे। जैसे ये प्राइमरी ब्रांकस हुआ राइट लेफ्ट, उसके बाद जैसे जो लाइक राइट साइड है उसमें 3 सेकेंडरी ब्रांकाई, लेफ्ट साइड है उसमें जैसे 2 सेकेंडरी ब्रांकाई बनेंगे। होपफुली आपने इनको नोट किया, टोकी टाइप की जैसे सवाल है। सेकेंडरी ब्रांकाई गिव राइज टू टर्शियरी ब्रांकाई।
सेकेंडरी ब्रांकाई में आगे टर्शियरी ब्रांकाई बनते हैं। जैसे आप देखिए ग्रीन लाइन के बाद जैसे आगे आप देखिए और भी इनका डायमीटर जो है और भी छोटा होता जा रहा है, और भी छोटा होता जा रहा है। तो अगेन इन्हें हम कहेंगे ये टर्शियरी ब्रांकाई, इन्हें हम कहेंगे टर्शियरी ब्रांकाई। ये प्राइमरी ब्रांकस, ये प्राइमरी ब्रांकस, हर एक प्राइमरी ब्रांकस में जैसे राइट साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रांकाई बने, लेफ्ट साइड पे 2 सेकेंडरी ब्रांकाई बने, और उसके बाद उनमें से हर एक सेकेंडरी में से आगे टर्शियरी ब्रांकाई बने। सेकेंडरी में ब्रांकाई कंटिन्यू टू ब्रांच, फाइनली गिविंग राइज टू ब्रांक्यूल्स व्हिच आर लेस देन 1 mm इन डायमीटर। तो इसी तरह से आगे जो है टर्शियरी ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल, और फिर उनका जो डायमीटर है बहुत ही कम 1 mm डायमीटर बन जाता है। ब्रांक्यूल का डायमीटर आप थोड़ा सा इसको नोट करेंगे, इससे टोकन टाइप के सवाल है। तो यकीनन आप जैसे पाथवे को आप नोट करेंगे, जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप, ट्रेकिया के बाद ब्रांकस, कौन सा ब्रांकस, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस के बाद ब्रांक्यूल, और ब्रांक्यूल के बाद जनरली हमारे बुक्स के अंदर जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे ब्रांक्यूल के बाद जैसे अल्वियोलस बताते हैं, बट इसके बाद बीच में भी कुछ थोड़े से नेम्स हैं जो हमारे बुक में एनटीपी वगैरह इनमें शामिल नहीं, बट यहाँ पे हम थोड़ा जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये आप जैसे जितनी भी जो बाइफर्केशन हो रही थी, पहले सबसे पहले बाइफर्केशन हुई है, बाइफर्केशन की मीनिंग होती है 2 हिस्सों में डिवाइड होना। उसके बाद जैसे अगेन जो ये ब्रांचेस में डिवाइड हुए, देन अगेन और ब्रांचेस में डिवाइड हुए, तो इनके नेम्स आप याद करते जाएंगे। ठीक है, लैरिंक्स, दोबारा से देखिए ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रांकस, प्राइमरी ब्रांकस के बाद सेकेंडरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस के बाद टर्शियरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस के बाद ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद जैसे अल्वियोलाई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं, ट्रेकिया वाइडन्स एंड लेंथ। अच्छा, ये थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं ट्रेकिया के हवाले से। जब सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग देखते हैं ट्रेकिया के हवाले से, थोड़ी सी भले आप ध्यान में रखें कि मे भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल वगैरह आगे आ जाए। ल्यूमन ऑफ ट्रेकिया, ल्यूमन कहते हैं गैप को या स्पेस को कहते हैं। जाहिर है ट्यूब है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका अंदर एक डायमीटर भी होता है। जैसे ये 2 मसल्स है, ठीक है, ये ट्रैकियल मसल्स कहलाती है, ये सी शेप्ड रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग है। तो जैसे एक थोड़ी सी चीज आप यकीनन महसूस भी की होगी किसी भी एनिमल के हवाले से, या तो ट्रेकिया वाइडन्स एंड लेंथन स्लाइटली। जब हम सांस ले रहे होते हैं या ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, एयर जब अंदर जाती है तो लेंथन, लेंथन की मीनिंग है थोड़ी सी लार्ज हो सकती है। ठीक है, और वाइडन भी होती है। वाइडन की मीनिंग जाहिर है जब एयर का प्रेशर है उसकी वजह से एयर अंदर आ रही है, थोड़ी सी वाइडन एंड लेंथन होती है। और जब वापस से एक्सपायरेशन जब करते हैं या जब एयर बाहर जाती है, तो रिटर्निंग टू इट्स रेस्टिंग साइज विद ईच ब्रीथ आउट। जब भी हम दोबारा से जैसे ब्रीथिंग जैसे करेंगे तो उसमें सेकंड फेज जो जैसे एक्सपायरेशन का होता है तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। फिर से दोबारा जब ब्रीथिंग करेंगे थोड़ी सी वाइडन और लेंथन हो जाएगी ट्रेकिया, और जब एक्सपायरेशन करेंगे तो वापस रिटर्न जो ओरिजिनल इसकी साइज होती है वहीं तक हो जाए। ये थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स है, तो इसको ह्यूमन के हवाले से थे। अगेन जैसे थोड़ी सी इलस्ट्रेशन, दोबारा से लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद 2 प्राइमरी ब्रांकस हैं, 2 प्राइमरी ब्रांकस के बाद अभी आपने देखा कि जैसे जो राइट साइड है उसमें 3 सेकेंडरी ब्रांकस बनते हैं, 3 सेकेंडरी ब्रांकाई, और लेफ्ट साइड पे 2 सेकेंडरी ब्रांकाई। देन आगे उनमें टर्शियरी सेकेंडरी ब्रांकाई में से टर्शियरी ब्रांकाई, टर्शियरी ब्रांकाई में से आगे देन जो है ब्रांक्यूल्स बनते हैं, और ब्रांक्यूल के बाद देन जो है अल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, लैरिंक्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्शियरी ब्रांकाई, टर्शियरी ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल, और ब्रांक्यूल के बाद देन जो है अल्वियोलाई, ब्रांक्यूल के बाद देन अल्वियोलाई। तो इन द सेकेंडरी ब्रांकाई अगेन द सी शेप्ड cartilages are replaced by cartilage plates। जैसे इससे पहले भी हमने कल भी शायद डिस्कस किया था कि सेकेंडरी ब्रांकाई, इन सेकेंडरी ब्रांकाई द सी शेप्ड cartilages are replaced by cartilage plates। जैसे प्लेट्स और रिंग में फर्क है, जैसे सी शेप्ड रिंग थी, अब ये इस तरह से प्लेट्स है। हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं, बट ब्रांक्यूल एंड देयर इंटरनल ब्रांचेस हैव नो कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कौन से सेक्शन तक है, उसके बाद क्या होता है और देन क्या होता है। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग
जो ट्रेकिया के अंदर भी मौजूद है और प्राइमरी ब्रांकस होगा वहां तक मौजूद है। बट जैसे सेकेंडरी ब्रांकाई बनेगी तो वो कार्टिलेज प्लेट हो जाएगी, और उसके बाद जब ब्रांक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं होगा। ठीक है, ये आगे एक इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन में देखते हैं किस तरह से। जैसे अगर हम देखें ट्रेकिया है तो उसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है, प्राइमरी ब्रांकस है तो भी उसमें कार्टिलेज की रिंग मौजूद है। उसके बाद जब प्राइमरी ब्रांकस से सेकेंडरी ब्रांकस जो बनता है तो उसमें कार्टिलेज की प्लेट्स होती है, ये सारी कार्टिलेज की प्लेट्स है। सेकेंडरी ब्रांकस होगा तो उसमें कार्टिलेज की ऐसी प्लेट्स होंगी, रिंग नहीं होगी। तो ये फर्क होता है प्लेट और रिंग के अंदर। प्राइमरी ब्रांकस के अंदर, प्राइमरी ब्रांकस जहां तक है तो वहां पे कार्टिलेज की रिंग्स मौजूद है, ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज की रिंग मौजूद है। बट जैसे आगे सेकेंडरी ब्रांकस बनेगा तो ऐसी प्लेट्स मौजूद है कार्टिलेज की। टर्शरी ब्रांकाई है तब भी कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद है। उसके बाद स्मॉलर ब्रांकाई जैसे बनते हैं टर्शरी, उसके बाद उनमें भी कार्टिलेज की प्लेट्स मौजूद है। बट ये जैसे आप देखिए ब्रांक्यूल सेक्शन है, ब्रांक्यूल सेक्शन है उसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं है, जैसे कोई भी कार्टिलेज नहीं है। तो हम सीरीज क्या जैसे लिखेंगे कि ट्रेकिया और प्राइमरी जो ब्रांकस है उनके अंदर जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है, और प्राइमरी के बाद जैसे प्राइमरी ब्रांकाई के बाद सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्शरी ब्रांकाई, और जो जैसे आगे जैसे टर्शरी ब्रांकाई है तो उनके अंदर जैसे प्लेट्स है, कार्टिलेज की प्लेट्स है। ये कार्टिलेज की रिंग्स थी और ये कार्टिलेज की प्लेट्स है, और इनके अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं है, नो कार्टिलेज। ब्रांक्यूल के अंदर आगे कोई भी कार्टिलेज नहीं है। ब्रांक्यूल और देन जो आगे अल्वियुलाई आते हैं, अल्वियुलाई इनपल्वियुलर लोब्यूल वगैरह सो। बट ब्रांक्यूल के बाद जैसे एक टर्मिनल ब्रांक्यूल होता है और रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल होता है, ये हमारे बुक्स के अंदर ऐसे टर्म्स नहीं है, बट ये भी आगे और भी छोटी ब्रांचेस है। ब्रांक्यूल में से टर्मिनल ब्रांक्यूल बनेंगे, टर्मिनल ब्रांक्यूल आगे रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल क्योंकि वाई बिकॉज उसके बाद आगे पूरा क्लस्टर ऑफ अल्वियुलाई होता है, उससे रिलेटेड होता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है। ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल और देन जो अल्वियोलस होता है। इस तरह की सीरीज अगर किसी जगह पे आ जाए तो आप यकीनन थोड़ी सी पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम अपने जीटी वगैरह में इसका कोई इशू नहीं है, भले आप जैसे ये ना याद रखें, बट एटलीस्ट जो अगर ऐसे सवाल आ भी जाते हैं आगे पीएमसी के हवाले से तो सीरीज आपके जहन में होना जरूरी है। कौन सी? जैसे ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल के बाद ध्यान जो अल्वियोलाई। ठीक है, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस के बाद ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल और देन अल्वियोलाई। ठीक है, पाथवे भी आप याद रखेंगे। कार्टिलेज कहाँ पे होता है ये भी आप याद रखेंगे। कौन से पैटर्न में कार्टिलेज होता है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं डेस रिलेटेड, सारे ऐसे क्वेश्चन। प्लेट और रिंग में फर्क है, प्लेट और रिंग में फर्क है। एक और जैसे इलस्ट्रेशन है डायमीटर के हवाले से है कि कैसे कम होता है, जिसके लिए जैसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे लोअर एयरवे भी कहते हैं, लोअर, और इसे रेस्पिरेटरी ट्री भी कहते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी ट्री के हवाले से जैसे ट्रैकिया है, ब्रांकस है, ब्रांकस के बाद सेकेंडरी टर्शरी ब्रांकाई है, ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल है, ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, उसके बाद अल्वियुलर डक्ट आता है, अल्वियुलर सैक आती है और देन अल्वियुलर सदा। आगे देखिए जैसे ये सारे मेडिकल के टर्मिनोलॉजी उसमें ऐसे आगे इस्तेमाल होंगे, आगे इस तरह से इस्तेमाल होंगे, बट फिलहाल तो हमारे बुक्स के अंदर ये चीजें नहीं है। जैसे आप देखें ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल आता है, और जैसे डायरेक्टली हम देन अल्वियोलाई कह सकते हैं, बट इसके दरमियान जैसे देखिए अल्वियुलर डक्ट इज देयर, अल्वियुलर सैक इज देयर और फाइनली अल्वियोलस होता है। तो ये भी इस तरह से जो है पाथ है जिसके जरिए एयर अल्टीमेटली जो अल्वियोलस तक पहुंचती है। और अल्वियोलस आपको पता है कि पॉइंट है, जगह है, प्लेस वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ अल्वियोलस, अल्वियोलस लेवल पे होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, अल्वियुलर डक्ट, अल्वियुलर सैक एंड फाइनली दैट इज द अल्वियोलस, अल्वियोलस आता है। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी जैसे है क्या है, ट्रैकिया नंबर 1 जैसे ये ट्रैकिया हुआ, नंबर 2 जैसे मेन
स्टेम ब्रांकस या प्राइमरी ब्रांकस है, प्राइमरी ब्रांकस के बाद सेकेंडरी ब्रांकस है, उसके बाद टर्शरी ब्रांकस, ये मेडिकल के टर्म है। लोबर या सेगमेंटल ये सेकेंडरी टर्शरी है, उसके बाद ब्रांक्यूल है, ब्रांक्यूल के बाद जैसे यहाँ अल्विलर डक्ट है और देन अल्विलस एसिड कभी कभार देते हैं, बट जो हमारे बुक के अंदर है वही उन चीजों को देखें, बाकी ये मेडिकल के टर्म्स हैं, ये आपको मैं इजाफी दिखा रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। आप जो अपने बुक के हवाले से जो टर्म्स हैं उनको आप याद करें, बस जो बुक में लिखे हुए उन्हीं को देखें, उन्हीं को याद करें। जैसे बुक के अंदर, जैसे बुक के अंदर जो है ये सीरीज है, ठीक है। ट्रेकिया, ब्रांकस, ब्रांक्यूल, ट्रेकिया के बाद जैसे ब्रांकस बनते हैं, ब्रांकस के बाद जैसे देन आगे ब्रांक्यूल बनेंगे, जैसे प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्शरी ब्रांकाई, ब्रांकाई के बाद ब्रांक्यूल, और ब्रांक्यूल के बाद जैसे हमारे बुक के अंदर है कि अल्विलाई आ जाए, ठीक है ना। ये जो एनटीपी बुक की जो पॉइंट्स है आप उनको जहन में रखें, बाकी आगे मेडिकल में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब वहाँ पे हायर क्लासेस में पढ़ लेना, जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ लेना। तो अल्विलस को हम देखेंगे कि अल्विलस के अंदर क्या होता है, अल्विलस के अंदर क्या होता है। ईच अल्विलस जो होती है, जैसे ये डेनी अल्विलाई सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं सिंगुलर अल्विलस, प्लूरल अल्विलाई। और इसके बाहर जो है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज की जो है रिच सप्लाई होती है, रिच सप्लाई होती है। तो एक तरफ से जो ब्लड, जैसे फ्रॉम ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम टिश्यू से आ रहा है, टिश्यू से ऑक्सीजन पुअर ब्लड आ रहा है और अल्विलस के इर्द गिर्द है, और इसी दूसरी तरफ से ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ऑक्सीजन रिच कैसे हुआ था, जैसे ये एयर जो आ रही थी एयर पैसेज वे के जरिए, उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एयर पैसेज वे के जरिए जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस वक्त उस एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन बहुत ही रिच सप्लाई है, तो उसे हम कहते हैं कि अल्विलस तक आएगी। अल्विलस तक जब आएगी एयर, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल होती है, तो हम उसे ऐसे ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। और जो टिश्यू से जो ऑक्सीजन पुअर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वापस इसी पाथवे को फॉलो करके और देन जो है एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो बाहर जाती है। जिस रास्ते से एयर आती है उसी सेम रास्ते के जरिए जो है एयर पास आउट हो जाती है, बाहर जाती है, एक्सपायरेशन का अमल होता है, ठीक है। तो ये जो सैक या बैग है, अल्टीमेट और फाइनल जो गैस एक्सचेंज का अमल होता है इस अल्विलस में होता है। तो अगर हम सिंगल एक अल्विलस को देखें, सिंगल अल्विलस को देखें, जो एयर आ रही है उसमें यकीनन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग इसके ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। ऑक्सीजन यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है, तो ब्लड में जैसे लोअर कंसंट्रेशन में होगी तो फौरन जो है ये डिफ्यूजन अमल के जरिए, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी, और ये ब्लड अब ये कहलाएगा ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जाएगा टुवर्ड्स टिश्यूज जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसी तरह से दूसरा जो ब्लड, जैसे ऑक्सीजन पुअर ब्लड था, फ्रॉम टिश्यूज आ रहा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। जैसे ये ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम टिश्यूज आ रहा था, फ्रॉम टिश्यूज आ रहा था, और अप टू लंग्स आया, अप टू लंग्स आया। तो यहाँ पे इसमें यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, तो ये फौरन डिफ्यूजन के जरिए अल्विलस के अंदर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और देन जब एक्सपायरेशन का अमल होगा तो उस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से, ये यकीनन जो लंग्स से बाहर जाएगी। सेम पैसेज वे या पाथवे जिस रास्ते के जरिए एयर आई थी उसी रास्ते के जरिए बाहर जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्विलस इज द एक्चुअल प्लेस, जगह जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज का अमल होता है। लेकिन ये गैस एक्सचेंज का अमल हुआ, एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन है वो ब्लड में शामिल होती है, टिश्यू से जो ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन है, वो यहाँ से ब्लड से निकल के अल्विलस में आती है, और देन जो है एक्सपायरेशन के जरिए ये बाहर जाती है। बट एक्चुअल गैस एक्सचेंज जिसे हम कहेंगे वो अल्विलस के अंदर होती है, एक्चुअल गैस एक्सचेंज। बाकी जैसे हमने पाथवे देखा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स,
देन फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस, ब्रांकस के बाद ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद जैसे हम अल्विलाई जो पढ़ते हैं, तो जो अल्विलाई की पॉइंट है उस जगह पे गैस एक्सचेंज होती है, अदरवाइज दूसरी किसी भी जगह पे गैस एक्सचेंज नहीं होती है। जैसे हमने जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ना, टैंक, वाटर टैंक है, वहां से जो बड़े मेन पाइप आ रहे हैं उससे किसी घर में पानी तो नहीं आएगा, जाहिर है उसकी आगे देन छोटी छोटी और ब्रांचेस होती जाएगी और आखिर में जैसे घर को एक छोटी सी लाइन होती है उसके जरिए जैसे घर में पानी की जो है सप्लाई आती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पाथवे तो बहुत ही जो है लंबा है, उसमें डिफरेंट सेक्शन है, बट एक्चुअल गैस एक्सचेंज का जो अमल होगा वो अल्वियस के तरफ। एक्चुअल गैस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आता रहता है। अल्वियस इज द प्लेस वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, क्योंकि अल्वियस के बाहर जो है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। अल्वियस की वाल जो है वेरी थिन होती है, वेरी थिन है, और इसके जो मॉइस्ट भी होती है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट, रेस्पिरेटरी सरफेस का जो है जैसे लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे अगर हमारे दोनों लंग्स का जो है सरफेस एरिया देखा जाए तो जैसे हमारे बुक्स के अंदर भी ये पॉइंट लिखी गई है, खासतौर पे एसटीबी के अंदर, कि जैसे एक टेनिस कोर्ट के बराबर होती है अल्वियस का जो है सेक्शन करें, अब उसका जो है सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम देखें तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होती है, टेनिस कोर्ट के बराबर। तो लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम होना चाहिए और डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, अदरवाइज गैस एक्सचेंज नहीं। ये पॉइंट्स एसटीबी बुक में जो चैप्टर नंबर 13 है उसके अंदर ये मौजूद है। किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज, नंबर 1 थिन होनी चाहिए, नंबर 2 मॉइस्ट होनी चाहिए, नंबर 3 लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम होना चाहिए, एंड नंबर 4 के यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन्ड। कैसे? जिस तरह से जो एयर आ रही है, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एयर आ रही है, इसमें ऑक्सीजन जो हायर कंसंट्रेशन में, ऑक्सीजन जब हायर कंसंट्रेशन में होगी तो ब्लड में यकीनन लोअर कंसंट्रेशन में होगी, तो आसानी से ये डिफ्यूज हो सकेगा। तो इस अमल को, इस जैसे फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्यूजन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा तो जो है गैस एक्सचेंज होगी। इसी तरह से जो ये ब्लड टिश्यू से आ रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हायर है, कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन है, तो ये ब्लड से निकल के ये अल्वियस में आती है। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन्ड, डिफ्यूजन ग्रेडियंट मेंटेन होगा तो ही गैस एक्सचेंज होगी, अदरवाइज गैस एक्सचेंज का अमल नहीं होगा। तो बाकी ये प्रॉपर्टीज जैसे एसटीबी बुक के अंदर मौजूद है, जरा उनको दोबारा से भी देख लेंगे। और आपको शायद फिंगर टिप्स पे भी याद है कि लाइक थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन मॉइस्ट, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, एंड नंबर 4 डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन, तो एक एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज होगी, अदरवाइज गैस एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो उसके बाद जैसे अगेन ये एक और भी इलस्ट्रेशन है, जैसे अल्वियस है, ये अल्वियोलाई प्लूरल हुआ, और इसी तरह से एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यकीनन थोड़ी सी आर्टरी वेन के बारे में आपको पता होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड होगा या डी ऑक्सीजनेटेड? किसान साहब, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डी ऑक्सीजनेटेड? ठीक, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा जो आ रहा है। और जो पल्मोनरी वेन यहाँ से जाएगी, यकीनन ये पल्मोनरी वेन रेड कलरेशन जैसे आपको नजर आ रही है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, बहरहाल तो ये जो है ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद जैसे ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, और फाइनली अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज का अमल हो रहा है। वेनस ब्लड जो आ रहा है, लाइक जो पल्मोनरी वेन वाला, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्लड से ये अल्वियस में आती है, और इसी तरह से एयर जब अंदर आती है तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये ब्लड में शामिल होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो अल्वियस इज द प्लेस और पॉइंट वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज इज प्लेस, जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है वो अल्वियस होती है। जैसे अभी हमने ये इलस्ट्रेशन देखी थी जिसमें आपने देखा कि एक्चुअल गैस एक्सचेंज का जो अमल है वो इस अल्वियस में होता है, जिसकी मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम होना चाहिए, और डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन, तो गैस एक्सचेंज।
तो आज के दिन के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे और कल हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।